गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। तो अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको पढ़ाया था। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मेरे हिसाब से आपने वो कर लिया होगा। नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ, उसके बाद अपन जो है मैटर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन जो है वो ये था कि boiling point of benzene is 353.23 Kelvin and 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल solute is mixed with 90 ग्राम of benzene which increase its boiling point at, ये हो रहा है 354.11 केल्विन। देन what will be molar mass of non volatile solute if Kb आपका 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया था। तो अपन को इसको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। क्वेश्चन आप लोगों को पूरा दिख रहा है। देखते हैं अपन इसको। गिवन क्या है आप लोगों को, ये क्वेश्चन आप लोगों के पास में है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि अपने पास में जगह हो जाएगी। आप अपनी नोटबुक खोल के बैठिए। देखिए गिवन क्या है अपन को, गिवन है WB कितना है 1.80 ग्राम। WA कितना है, WA है आपका 90 ग्राम। KB कितना है आपका, KB आपको गिवन है कितना 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। उसके अलावा आपको गिवन है यहाँ पर, अब अपन को एक क्या निकालना है इसमें, MB अपन को कैलकुलेट करना है। और WA जो है वो अपन को गिवन है, डेल्टा T भी अपने पास में नहीं है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला आपको पता है, अपन ये लगाएंगे। फॉर्मूला देखिए ये लगेगा डेल्टा टी बी बराबर
के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो एम बी बराबर के बी इंटू एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो डेल टी बी अपने पास में नहीं है, तो डेल टी बी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल टी बी इक्वल टू टी बी नॉट टी बी माइनस टी बी नोट। डेल टी बी बराबर, टी बी कितना दे रखा है आप लोगों को, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। टी बी यानी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना दे रखा है आप लोगों को, वो दे रखा है 354.11 केल्विन। एंड टी बी नोट जो था आपका, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो था आपका 353.23 केल्विन। ये आपको गिवन था, यही था। अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 354.11 माइनस 353.23, तो डेल टी बी आ गया आपके, ये आ गया 0.88, 0.88 केल्विन। अब डेल टी बी अपने पास में आ गया। डेल टी बी कितना आ गया, डेल टी बी आ गया आपके 0.88 केल्विन। अब यहाँ वैल्यू रख दो सारी, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं अपन। एम बी अपन को कैलकुलेट करना है, के बी कितना दिया हुआ है 2.53, तो 2.53 इंटू डब्ल्यू बी कितना गिवन है 1.80 इंटू 1000 बाय डेल टी बी कितना आया, डेल टी बी आया आपका कितना 0.88 इंटू डब्ल्यू ए कितना है आपका, डब्ल्यू ए है आपका 90 ग्राम। क्लियर है चीज़। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो एम बी बराबर आता है 58 ग्राम पर मोल। ये आपका क्या है, आंसर है। वापस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, डेल टी बी अपन को कैलकुलेट करना है के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। एम बी अपन को कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा टी बी अपन इधर ले गए, तो के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो एम बी कैलकुलेट करना है। अब के बी जो है वो कितना दे रखा है 2.53, डब्ल्यू बी कितना दे रखा है 1.80, 1000 बाय डेल्टा टी बी कितना आया अपना 0.88 केल्विन, और अपन को डब्ल्यू ए कितना दे रखा है, यहाँ पर डब्ल्यू ए नहीं है, तो डब्ल्यू ए कितना दे रखा है अपन को 90 ग्राम दे रखा है। जब इसको सॉर्ट आउट किया तो कितना आ गया 58 ग्राम पर मोल। यानी कि आपने जो ये सॉल्यूट इसमें मिलाया है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 353 से कहाँ पहुँच गया 354.11 पे। तो ये किसकी वजह से पहुँचा, ये एक सॉल्यूट है जिसका मोलर मास कितना है 58 ग्राम पर मोल। क्लियर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज जो है नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन। दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक आपके रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ बॉइलिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और दूसरी अपन ने पढ़ी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आज पढ़ेंगे अपन लॉवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। इसको केमिकल वर्ड जो है इसका वो ये है क्रायोस्कोपी।
क्रायोस्कोपी, जैसे उसको अपन एबुलोस्कोपी बोलते थे ऐसे इसको क्रायोस्कोपी बोल सकते हैं। तो देखिए पहले तो हमको पढ़ना होगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट देख लेते हैं अपन। देखिए ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। जैसे अपने पास में कोई भी लिक्विड है तो ये जो लिक्विड है इसका वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल होना चाहिए। ये लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो है इक्वल होना चाहिए किसके, इक्वल होना चाहिए किसके, इक्वल होना चाहिए सॉलिड फॉर्म के, यानी कि इसकी सॉलिड फॉर्म के इक्वल हो जाए क्या, इसका वेपर प्रेशर। तो जिस टेम्परेचर पर ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो इसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि कोई भी जो लिक्विड है उसका इंटरनल वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो बॉयल होने लग जाता है, और वो टेम्परेचर जो है उसका पर्टिकुलर वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर है, वाटर का जो इंटरनल वेपर प्रेशर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 एटमॉस्फेरिक हो जाता है, और आउटर वायुमंडल जो है अपना आउटर एटमॉस्फेयर जो है वो उसका कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक, तो इसलिए वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होने लग जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको फ्रीज होना है ना कि बॉयल होना है, इसका मतलब कम चाहिए। तो जब उसका वेपर प्रेशर उसकी सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो ये क्या एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड फेज। जब कोई भी सब्सटेंस जो है वो सॉलिड और लिक्विड फेज के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो जाए तो वो फ्रीज हो जाता है, और उसी कंडीशन को बोला जाता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। देख लीजिए मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिख रहा हूँ। When vapor pressure of any liquid reach towards its solid phase, then this liquid can freeze, and this point of temperature is known as its freezing point। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं अपन, at freezing point liquid solid equilibrium is present in डायनामिक फॉर्म। ये बात आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि जब भी फ्रीजिंग पॉइंट आएगा तो सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज जो है वो डायनामिक फॉर्म में रहेगी।
कुछ फॉर्म में डायनेमिक फॉर्म में और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में वो रहेगी। क्लियर है चीज़? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन पढ़ेंगे लोवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए जैसे अपने पास में कोई लिक्विड है, वो इतने टेम्परेचर पर जाकर, जैसे मैं यहाँ सेट कर देता हूँ लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर जाकर ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, इसमें एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला दिया। अब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला देंगे तो जो वेपर प्रेशर है, वेपर की क्वांटिटी कम हो जाएगी, और वेपर की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो वेपर प्रेशर इजीली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हमको क्या चाहिए? वेपर प्रेशर कम ही चाहिए, यानी कि हमको इतना टेम्परेचर देना ही नहीं पड़ेगा। सपोज इतने टेम्परेचर पर ही अपना काम चल गया, सपोज इतने टेम्परेचर पर ही अपना क्या हो गया? काम चल गया, ये फ्रीज हो गया। तो ये अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये है। जब हमने क्या किया, इसमें कोई इम्प्योरिटी मिला दी नॉन वोलेटाइल, तो यहाँ ये जो डिफरेंस आया है इन दोनों के बीच का, ये क्या है? इसका डेल्टा TF, यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है उसमें जो चेंज आया है। ठीक है, T फॉर टेम्परेचर, F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट जो है एक तरह से, उसमें जो चेंज आया है वो इसका क्या हो गया? डेल्टा TF हो गया। तो लॉवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला देंगे तो उसकी वजह से जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स को, जो प्योर सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल्स को नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स है वो सरफेस से क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। अब उसको रिमूव कर देंगे या वहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे तो बनने वाली वेपर की क्वांटिटी में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो हम इजीली फ्रीजिंग पॉइंट अचीव कर सकते हैं, एंड दिस इज नोन एज लॉवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है ये चीज़? देख लीजिए, मैं इसको आपको ग्राफ के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे अपने पास में यहाँ पर ये अपन ने लिया वेपर प्रेशर, ये अपन ने लिया टेम्परेचर, ये किस में है? केल्विन में। अब देखिए कंडीशन ये है कि यहाँ पर अपना 1 एटमॉस्फेरिक जो है वो अपन ने मान लिया। अब देखिए सपोज जब प्योर सॉल्वेंट था तो फ्रीजिंग पॉइंट मिला हमको इतने टेम्परेचर पर, इसको कर दिया मैंने TF नोट। इतना टेम्परेचर गया तब जाके हमको कितना मिला? ये वेपर प्रेशर मिला। या फिर हम इसको लिख सकते हैं सॉलिड फॉर्म वेपर प्रेशर। क्लियर है चीज़? अब देखिए अब क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दिया। अब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दिया तो वेपर की क्वांटिटी अपने आप ही क्या कम हो जाएगी, यानी कि इतना जो टेम्परेचर है उसका वेरिएशन हमको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, यानी इतने टेम्परेचर पर ही वो क्या हो गया? सपोज हमको सॉलिड फॉर्म का ये जो कंडीशन है यहीं पर हमको क्या मिल गया? इतने वेपर प्रेशर पर ही इसकी सॉलिड फॉर्म मिल गई। क्लियर है? तो ये जो है ये किसका है? आपका ये है आपका सॉल्वेंट का, और ये जो है ये वेपर प्रेशर आपका किसका है? ये हो गया सॉल्यूशन का। तो देखिए इसको मैंने कर दिया TF। तो देखिए और इन दोनों के बीच जो है ये क्या हो जाएगा? डेल्टा TF। ये क्या हो जाएगा? डेल TF। क्लियर है? तो देखिए यहाँ तक की डिस्टेंस जो है और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दोनों में डिफरेंस है। ये डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा, यानी TF नोट की वैल्यू ज़्यादा है और TF की वैल्यू क्या मिली हमको? कम मिली। मतलब क्या हो गया?
फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इजीली मिल गया। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, डेल टी एफ इक्वल टू, ज़्यादा कौन है, टी एफ नोट माइनस टी एफ, ये आपका क्या हो गया, लॉवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला। यहाँ पर डेल टी एफ क्या है, डेल टी एफ है आपका लॉवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, और टी एफ नोट क्या है आपका, टी एफ नोट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एंड आपका टी एफ क्या है, टी एफ आपका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर है चीज़। तो टी एफ क्या है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, टी एफ नोट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एंड डेल्टा टी एफ क्या है, लॉवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोई दिक्कत इसमें? अब मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, जब हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो गई, लॉवरिंग हो गई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक तरह से जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो मास है उसके पार्टिकल्स पर या उसके मास पर क्या कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन राइट दिस, डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी मोलरिटी के क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो देखिए यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर m क्या है, m है मोलरिटी। क्लियर है। तो अब हम इसको हटाएंगे, तो लिख दिया हमने डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो अब के एफ क्या है, के एफ आपके के एफ है मोलल या लॉवरिंग फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और मोलल लॉवरिंग फ्रीजिंग कांस्टेंट, और आप इसको बोल सकते हो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब देखिए, हम इस मोलरिटी को यदि आगे बढ़ाते हैं तो मोलरिटी क्या आता है आपका, मोलरिटी आता है WB इंटू 1000 बाय MB इंटू WA। बस ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो डेल TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाय क्या है, MB इंटू WA। और यदि हमको ये कैलकुलेट करना हो तो MB इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाय, अब ये इधर गया तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर इंटू WA। यानी कि आप नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट मिलाया उसका मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। सारी चीज़ें क्लियर तो है।
ठीक है ये चीज़। तो मैं एक बार फिर आप लोगों को इसको रिपीट कर रहा हूँ। डेल्टा टी एफ यानी कि लॉवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलालिटी के। क्योंकि हम जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं तो उसकी जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे उसका मास बढ़ रहा है, वैसे वैसे लॉवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है। इट मीन्स मास पे डिपेंड कर रही है ये प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की। तो मास पे डिपेंड करती है, तो मास कंसिडरिंग कंसंट्रेशन कैलकुलेशन मेथड हमारा एक ही, वो क्या है, मोलालिटी। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसको हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट अपन को लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये कांस्टेंट लगा दिया। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए हम चाहते हैं कि इस m की वैल्यू रख दे। तो m क्या है, मोलालिटी है। तो मोलालिटी यदि अपन देखेंगे तो मोलालिटी जो है वो कुछ इस तरह से अपन डिराइव कर सकते हैं। मोलालिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। क्लियर है। अब जब हम इसको इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। कभी कभी क्या क्वेश्चन में, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया था कि एम बी की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो मिलाया है उसका मोलर मास क्या है। तो आप इसको इधर निकालोगे तो ये वैल्यू कहाँ चले जाएगी, यहाँ चले जाएगी। तो एम बी इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। अब मैं वेरिएबल जो है इनको डिफाइन कर देता हूँ, आप लोग लिख लेना। वेरिएबल्स क्या है आपके पास में, वेरिएबल्स है, एक तो है आपके पास में एम बी है मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर है। और डब्ल्यू बी है मास और वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। उसके बाद आपके पास में है डब्ल्यू ए है वेट और मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या बचा और बाकी तो सब आगे। के एफ मैंने पहले बता ही दिया, डेल्टा टी एफ मैंने पहले बता ही दिया। तो फटाफट इसको लिख लीजिए और आप लोग नोट्स वगैरह बनाते रहिए। आपको कहीं कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले टॉपिक्स को पढ़ें। अपन इस पर कल न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आप लोग जब तक इनको अच्छे से नहीं देखोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, इन डेरिवेशंस को पूरी समझोगे नहीं, तब तक आप किसी भी न्यूमेरिकल पर वर्क नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पुराने जो वीडियो है इनको फटाफट तैयार कर लो, ताकि आगे आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप समझ सको। थैंक यू बेटा।